दोस्तों नमस्कार। स्वागत आप सभी का एमजीवी स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों मिक्स क्वेश्चन सीरीज नंबर 29 है और ये सीरीज है जीके की, जिसमें एमसीक्यू टाइप के टोटल 10 क्वेश्चन है। ये यूपीपीसीएल, जेएमआरसी, रीट और टेट, एचएसएससी, पटवारी, पुलिस, हाई कोर्ट सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ज़रूर इस वीडियो को लास्ट तक देखें, लाइक शेयर करते रहें और अभी तक अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब भी करें। तो चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन फर्स्ट की। तो चलिए बात कर लेते हैं जीके की 29 नंबर सीरीज, जो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है हमारी। और बात करते हैं इसके टोटल क्वेश्चन डिटेल से सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट की। क्वेश्चन फर्स्ट में भारतीय संविधान में प्रस्तावना किस देश के संविधान से ली गई है? भारतीय संविधान में जो प्रस्तावना है ये किस देश के संविधान से ली गई है? तो ये ली गई है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। और यहाँ पे ये जो ऑस्ट्रेलिया है, तो प्रस्तावना की जो भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है, लेकिन प्रस्तावना है वो संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है। तो चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है सेकंड। क्वेश्चन सेकंड में विश्व का सबसे छोटा संविधान किस देश का संविधान है? तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं विश्व में जो सबसे छोटा संविधान है वो कौन से देश का है? तो यहाँ पे हमारा आंसर है अमेरिका। विश्व में जो सबसे छोटा संविधान, और यहाँ पे बात करेंगे तो ये है लिखित संविधान। लिखित संविधान जिसमें केवल 7 अनुच्छेद है, और ये है अमेरिका का संविधान। अमेरिका का संविधान जो विश्व में सबसे छोटा और लिखित संविधान में से एक है, और इसमें कुल अनुच्छेद 7 है। और इसी के साथ में हम बात कर लेते हैं भारत का संविधान। तो भारत के मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे। और इसी के साथ में बात कर लेते हैं आगे हमारे पास जो कि भारत, और अब हम बात करें भारत के संविधान की, तो भारत का संविधान सबसे बड़ा लिखित संविधान है। और बात करें आगे जापान के संविधान की बात करें तो एशिया का प्रथम लिखित संविधान जापान का था। और आगे बात करें ब्रिटेन की, तो विश्व का सबसे बड़ा अलिखित एवं पुराना संविधान ब्रिटेन का है। ब्रिटेन का संविधान है वो अलिखित है और पुराना है। ये विश्व का सबसे बड़ा है लेकिन लिखित नहीं है। और सबसे नया जो विश्व का सबसे नया संविधान है ये नेपाल का है। तो चलते हैं, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 3। क्वेश्चन 3 में निम्न में से कौन मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए प्रधानमंत्री बने? तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ऐसे व्यक्ति की जो मुख्यमंत्री पद पर थे और उसमें रहते हुए ही प्रधानमंत्री के पद के लिए चुने गए हैं। तो यहाँ पे हमारा आंसर है उपरोक्त दोनों। नरेंद्र मोदी और HD देवेगौड़ा दोनों ही ऐसे प्रधानमंत्री थे जो मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए प्रधानमंत्री चुने गए थे। तो चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 4। क्वेश्चन 4 में अशोक के कलिंग युद्ध का उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अशोक के कलिंग युद्ध के बारे में, और वो आपको कौन से शिलालेख में मिलता है? तो यहाँ पे हमारा आंसर है 13वें शिलालेख में अशोक के कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है। और कलिंग युद्ध है वो 261 ईस्वी पूर्व में हुआ था। और कलिंग युद्ध एकमात्र ऐसा युद्ध था, उसके बाद में सम्राट अशोक ने युद्ध की नीति को त्याग दिया था, क्योंकि वहाँ पे जो नरसंहार देखा था उससे विचलित होकर के उन्होंने जो कि साम्राज्य विस्तार की नीति को छोड़ दिया था और धर्म की नीति अपना ली थी। और इसी में हम बात कर लेते हैं कि सम्राट अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद अर्थात 9वें वर्ष में
या हम कह सकते हैं राज्यारोहण के 12 वर्ष बाद अर्थात 13वें वर्ष में उन्होंने कलिंग का युद्ध लड़ा था और 261 ईस्वी पूर्व लड़ा गया था। और इसी में हम बात कर लेते हैं आगे। तो यहाँ पे ये जो 5वां अभिलेख है या 5वां शिलालेख था, ये अशोक के धम्म महापात्र यानी एक धर्म का अधिकारी था और ये लोगों के बीच में या जनता के बीच में धर्म का प्रचार करता था। और आगे जो है भाब्रू शिलालेख, ये शिलालेख अशोक का बौद्ध धर्म के प्रति विश्वास और ये विराटनगर जयपुर में स्थापित था। तो चलते हैं बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 5। क्वेश्चन 5 में संत दादू किसके समकालीन थे? तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं संत दादू की, और वो कौन से शासक के समकालीन यानी उसके समय में था? तो संत दादू है ये अकबर के समय में था और संत दादू ये निर्गुण भक्ति के संत माने जाते हैं, निर्गुण भक्ति के संत माने जाते हैं। और ये 1544 से 1603 ईस्वी तक इनका कार्य वो जो काल माना जाता है। और संत दादू का जन्म अहमदाबाद गुजरात में हुआ था और ये अकबर के समकालीन निर्गुण भक्ति के संत थे। और चलते हैं बात कर लेते हैं इसमें अगले क्वेश्चन की। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 6। बात करेंगे 6 नंबर की। तो भविष्य का ईंधन कहलाता है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि जो ईंधन भविष्य का ईंधन कौन सा कहलाता है या भविष्य के ईंधन की संज्ञा किस ईंधन को दी गई है? तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये हमारा है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन और हीलियम ये दोनों गैस सूर्य की गैस है, जिसमें ये जो हाइड्रोजन है ये 71% सूर्य में पाई जाने वाली सूर्य की गैस है और ये हाइड्रोजन है ये भविष्य का ईंधन के रूप में पुकारा जाता है। और सूर्य के अंदर हीलियम की जो मात्रा है वो 26.5% है। ये दोनों ही गैस सूर्य में मौजूद है। और इसी के साथ में चलते हैं बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 7। क्वेश्चन 7 में स्थल मंडल पृथ्वी के कितने भाग पर स्थित है? तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं स्थल मंडल है वो पृथ्वी के भाग का कितना प्रतिशत भाग है। अब स्थल मंडल वो है जहाँ पर जीवन यापन किया जा सकता है, जहाँ पे जीवन यापन किया जा सकता है। तो अब हम बात करें कि स्थल मंडल की, तो ये 29% है और कहीं कहीं पे आपको कोई किसी बुक में 29.8% भी लिखा हुआ मिल सकता है। तो आपके ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो मोस्टली ज़्यादा 29 है, दोनों ऑप्शन आपको मिलेंगे नहीं, एक ही ऑप्शन मिलेगा एग्जाम में। तो 29% या 29.8% दोनों में से एक आपका होगा। और इसी के साथ में हम बात कर लेते हैं 71% भाग पर जल है। अगर आपको पूछा जाए तो ये जल मंडल है वो 71% भाग पे जल मंडल है और इसको भी कहीं पे 70.2% लिखा होता है, क्योंकि जब वो 29.8% हो जाता है तो जल मंडल आपका 70.2% बचता है। तो आपको दोनों में से एक ऑप्शन मिलेगा और आपको देखना है कि कौन सा ऑप्शन आपको दिया है। और चलते हैं इसी के साथ में बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 8। तो क्वेश्चन 8 की बात करें तो भारत का परमाणिक समय है। तो अब हम बात कर रहे हैं कि भारत का परमाणिक समय कौन सा है जिसके अनुसार भारत की जो घड़ी है वो टाइम देती है। तो अब हम इसमें बात करें तो भारत का जो परमाणिक समय है वो है 82.5 और यहाँ पे इन सभी में डिग्री लगा हुआ है 82.5 डिग्री और ये है पूर्वी देशांतर। भारत का जो परमाणिक समय है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। तो हमारा आंसर पूर्वी देशांतर 82.5 डिग्री है। और इसमें इलाहाबाद के नैनी नामक स्थान पर
ये जो समय है वो निर्धारित किया जाता है और भारत का जो समय है वो 5.5 घंटे आगे है कि स्थान से। अब गुजरात से भारत एवं श्रीलंका का प्रमाणिक समय एक जैसा है। भारत और श्रीलंका है उन दोनों का प्रमाणिक समय एक जैसा है और ग्रीनविच रेखा से 5.5 घंटे आगे समय है। अगर हम बात करें भारत के समय की तो ये ग्रीनविच रेखा से 5.5 घंटे आगे है। 5.5 घंटे समय हमारा आगे है। और अब हम बात कर लेते हैं जो ग्रीनविच ये जो देशांतर रेखा है ये भारत के 5 राज्य से होकर के गुजरती है, जिसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, इन राज्यों में से होकर के ये पूर्वी देशांतर रेखाएं गुजरती है। तो चलते हैं, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 9। क्वेश्चन 9 में आपसे पूछा जा रहा है कि अमृत क्रांति योजना संबंधित है। तो यहाँ पे जो अमृत क्रांति योजना ये नदियों को जोड़ने की दिशा में है, नदियों की जोड़ने की दिशा में संबंधित है और इसका मुख्य जो उद्देश्य है वो अन्य राज्यों के जल विवाद के निपटारा हेतु है। तो अमृत क्रांति योजना जिसमें सभी नदियों के जल को जोड़ा जाए और सभी राज्य जो आपसी जल विवाद है उसका निपटारा भी कर सके, तो ये अमृत क्रांति है। और चलते हैं, बात कर लेते हैं इसी के साथ में अगले क्वेश्चन की ओर। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 10। क्वेश्चन 10 में भारत में उत्तरी पश्चिम भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा कहलाती है। तो अब हम बात कर रहे हैं भारत की और शीत ऋतु में होने वाली, सर्दियों में होने वाली वर्षा, वो भी उत्तरी पश्चिम भाग में। तो यहाँ पे हमारा आंसर है माउट। उत्तरी पश्चिम भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को मावट कहा जाता है और कहीं पे इसको गोल्डन ड्रिप भी कहा जाता है। गोल्डन ड्रिप इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये एक तो चक्रवातीय तूफान होती है और साथ में ही गोल्डन ड्रिप इम्पोर्टेंट इसलिए है कि ये रबी की फसलों के लिए बहुत ही उपयोगी है। रबी की फसलों के लिए ये अमृत का कार्य करती है। और भारत के उत्तरी पश्चिम भाग में जो शीत ऋतु में वर्षा होती है ये माउट कहलाती है। माउट की उत्पत्ति स्पियन सागर यानी भूमध्य सागर से होती है और भूमध्य सागरीय चक्रवात जो पश्चिमी विक्षोभ के माध्यम से पश्चिम दिशा से आने वाली उत्तरी भारत में ये 5 सेमी तक वर्षा होती है कि एक तो पश्चिमी जो विक्षोभ है उनके कारण ये वर्षा होती है। रबी की फसल के लिए बहुत ही उपयोगी होती है, इसलिए इसे गोल्डन ड्रिप भी कहा जाता है। और ये 5 सेमी तक वर्षा होती है भूसागरीय चक्रवातों के कारण ये बनती है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें, अपने फ्रेंड्स को भी फॉरवर्ड कर दें। और नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।